Welcome to our podcast, Men's Sexual Health. So, today we are going to talk about a topic which is often whispered but not discussed openly. So, today we have our guest, Dr. Manushree Gupta, Professor of Psychiatry Department, Safdarjung Hospital, and President, Delhi Psychiatry Association. Sexual health isn't just about performance, it's also related with stress, quality of life, your mental well being. So, today we are going to discuss more about what are the myths, realities, and treatment associated to men's sexual health. So, Dr. Manushree, I want to understand what are the most common men's sexual health concerns that generally come up to you, and why do males, hesitate to talk about it? Mostly that is seen, and if they hesitate, then what is the harm around that? सो अगर आप हमारी जनता को आज इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोवाइड करा सके कि किस तरीके से सेक्सुअल हेल्थ, मेन सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हमने काफ़ी इसे सुने हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम पे, सो क्या कॉमन डिसऑर्डर्स आएंगे इसमें, एंड क्यों हेजिटेट करते हैं मेल्स? Thank you, Amika, for inviting me to your podcast and choosing such an important topic. इससे ज़्यादा शायद बहुत ही कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि है तो बहुत इम्पोर्टेंट बट बहुत ही कम डिस्कस किए जाते हैं. मेंस सेक्सुअल हेल्थ, दिस इज़ अ टॉपिक दैट आई हैव ऑफन थॉट अबाउट. और जो पेशेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर पे एंड एट अदर सेंटर्स, वी सी अ लॉट ऑफ मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स विच आर बिलो द सरफेस, जो एक आइसबर्ग फिनोमेना अगर आप समझते हो कि है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर ये सरफेस पे नहीं आती और इसके बारे में बात नहीं करी जाती. इसके बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं, बहुत ही ऑब्वियस रीजंस हैं. सी, मेन सेक्सुअलिटी इज समथिंग विच अ मैन गार्ड्स वेरी डियरली. बिकॉज एनी क्वेश्चन, अगर आप किसी मर्द के या मैन के सेक्सुअलिटी में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उसको समझा जाता है कि मैन की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करना. बिकॉज थ्रू कल्चरल कंडीशनिंग और जैसे कि हमारी सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है, मेंस सेक्सुअलिटी इज इक्वल टू मेंस आइडेंटिटी. सो दैट इज वाई जो मेल्स होते हैं, दे आर सो हेजिटेंट टू टॉक अबाउट their sexuality. In fact, we see that women are often more forthcoming to talk about their sexual problems and sexuality as compared to males. Right? आपने जो कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करी, ऑफ कोर्स जो दो बड़े इंपॉर्टेंट और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें तनाव ना स्थापित कर पाना कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो पाए, और दूसरा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. ये बहुत ही कॉमन मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं. इनके बाद, इनके अलावा लो सेक्सुअल डिजायर एक कॉमन डिसऑर्डर है मेल्स में, और एक डिलेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स जो कि हमने बहुत कॉमनली देखी है. ये एक बार ये भी अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल हेल्थ हमारी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग से कनेक्टेड है. क्यों किसी को अगर ऐसा कुछ लगता है तो क्या उन्हें साइकाइट्री में आकर के दिखाना चाहिए, और क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि ये तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि शायद से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है. तो इसमें ऐसा क्या है जो मेंटल और इमोशनल वेलबींग से कनेक्टेड है जिसकी वजह से ये मेंस सेक्सुअल हेल्थ के अंडर फॉल करेगा? करेक्ट. सो देखिए, आपने बहुत जगह ऐड पढ़े होंगे. आपने शायद बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे बस स्टेशन ले लीजिए या रेलवे स्टेशन ले लीजिए या कोई भी कॉमन स्ट्रीट ले लीजिए, वहाँ पे आपको सेक्स समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इनसे मिले. ये आपने एड्स आज से 20-50 साल पहले से ही एड्स आ रहे हैं. तो किसी को, आम जनता में पता ही नहीं है कि सेक्स की प्रॉब्लम से किससे कंसल्ट करना चाहिए. तो उसमें बहुत सारी क्वैकरी आती है, उसमें बहुत सारे हकीम आते हैं जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या होम्योपैथी प्रैक्टिशनर नहीं होते. मैं उन पद्धति को गलत नहीं मानता, पर कई सारे ये फॉल्स डिग्री लगा के और इसकी प्रैक्टिस करते हैं सेक्सुअल हेल्थ की. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है. प्रॉब्लम होती है छोटी सी, पर जो इंसान हेजिटेट करके डॉक्टर के पास या क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाता है, वो अपने इलाके के किसी ऐसे ही नीम या हकीम के साथ वो इलाज कराता है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. कई बार तो ऐसे सिवियर कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जिसमें जान का खतरा भी बनाता है. तो जहाँ तक आपने बात करी मेंटल और इमोशनल वेलबींग की और सेक्सुअल वेलबींग की, ये तीनों जो एंटिटी हैं इनको अलग नहीं किया जा सकता.
ये तीनों इतने गहन तरीके से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये समझाने की कोशिश करूं कि जो पहला इंडिकेटर होता है एक मेल का, जब उसकी मेंटल या इमोशनल वेलबींग पूरी तरह से नहीं होती है, जब उसमें कुछ चोट पहुंचती है, तो सबसे पहला जो इंडिकेटर कई बार आता है वो होता है सेक्सुअल हेल्थ का। सेक्सुअल प्रॉब्लम सबसे पहले सतह पर आती है, बाकी प्रॉब्लम शायद बाद में है। इसी तरीके से फिजिकल वेलबींग अगर आप बात करें तो ये वेल नोन है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस, आपने कार्डियक डिजीज सब जानती है सोसाइटी, और आम जनता इसके बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ है कि अगर जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको इस तरह की जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो रही हैं, तो उसका सबसे पहला इंडिकेटर आता है मेल की सेक्सुअल हेल्थ पे। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारी चीजें बहुत गहन तरीके से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। सर, डॉक्टर मनुश्री, मतलब मैं जानना चाहूंगी कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल इंसान जिसको ऐसा कुछ लग रहा है, कोई डाउट हो रहा है, कुछ साइन सिम्टम्स अपने में दिखाई दे रहे हैं, तो आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको पहले किसके पास जाना चाहिए, या क्या चेन ऑफ डॉक्टर्स होना चाहिए जो उनको अप्रोच करें या वो जाए जिनके पास? कि इसमें आप किसी भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि एक फिजिशियन भी हो सकता है, एमडी मेडिसिन हो सकता है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर साइकियाट्रिस्ट जो हमारी तरह के एमडी साइकियाट्री क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और या फिर यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ये चार जो मुझे ऑन टॉप ऑफ माय माइंड जो मैं आपको बता सकता हूँ कि दीज आर द बेस्ट क्लिनिशियन जो कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्वालिफाइड है। एमडी मेडिसिन और फिजिशियन डॉक्टर्स आपको ज़्यादा नंबर में मिलेंगे, तो वो आपको ढूंढना आसान है। शायद आपके पास साइकियाट्रिस्ट ना हो, ठीक है, आपके घर के आसपास, या आप किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं जानते, बट जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका जो 80% कारण है, जो उसका ओरिजिन है, वो मेंटल है, मेंटल वेलबींग के साथ एसोसिएटेड है। तो आप साइकियाट्रिस्ट को तो ज़रूर कंसल्ट करें, और वो साइकोलॉजिस्ट भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी होगा कि इसमें दवाइयाँ कितना ज़्यादा रोल प्ले करेंगी और थेरेपी कितना रोल प्ले करती है, तो आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हमें मतलब अगर अवेयर करा सकें कि दवाइयाँ और थेरेपी का क्या कितना रोल रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं कि शायद से उनको मेडिसिन नहीं लेनी है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव भी है जो वो ले सकते हैं? इसमें एक चीज़ आप मेंशन करना शायद मिस कर गए कि लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले आने चाहिए, ठीक है। दवाइयों से भी पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप ओवरवेट हैं अगर, या आपको फ्री डायबिटिक है, या आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, और कई बार अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आप नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हो और अचानक से उठ जाते हैं, तो वो भी, ये सब कारण जो होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज जो होती है, उसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का होना बहुत कॉमन है। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सके, आप एक्सरसाइज कर सके, 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज जो कि रिकमेंडेड है, अगर आप इतनी मिनिमम कर सके, तो आप देखोगे कि आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अलावा आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बहुत लेते हैं, जो कि शुगर आपका बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, जैसे कि कोई मैदे की बनी चीज़, या सिंपल स्टार्चेस की बनी चीज़, या शुगर आप ले रहे हो, या शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो, अगर आप रिपीटेडली ले रहे हो, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा बढ़ा रहेगा। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाना चाहूँ, तो जितनी शुगर हमारी ब्लड में बढ़ती है, उसको बॉडी कम करने की कोशिश करती है, तो तरह तरह के टिश्यूज में जाके जमा होती है वो शुगर, और उसको हम एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। खास तौर पे ये आर्टरीज में जाती है। आर्टरीज जो हमारी खून की धमनियां हैं, और जो हमारा मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो पेनिस है, तो उसमें अगर ये आर्टरीज बहुत ही स्मॉल हो जाती हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसलिए अगर आप रिपीटेडली हाई ग्लाइसेमिक फूड खा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ओवरवेट होना ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन का कारण है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले लें। दवाइयाँ, सबने वियाग्रा का नाम सुना है, एक वो ब्लॉकबस्टर ड्रग थी जो कि 90s में आई थी फाइजर के द्वारा। अब उसके बहुत सारे जेनेरिक उसके वेरिएंट्स आ गए हैं मार्केट में। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स करके एक क्लास होती है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है और खून का प्रवाह बढ़ा देती है। सो एक वो बहुत सक्सेसफुल ड्रग है जो कि
बहुत सारे मेल्स को बहुत रिलीफ उसने अराउंड द वर्ल्ड प्रोवाइड किया, हालांकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बट उसका जो बेनिफिट है वो कहीं ज़्यादा है। तो इसी तरीके के और ड्रग्स भी हैं, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन में भी इसका रोल है ड्रग्स का। और अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो मेरी राय ये ज़रूर माने कि आप थेरेपी भी साथ में लें, आप काउंसलिंग भी आप उन्हीं डॉक्टर से ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से भी ले सकते हैं। तो आपके अगर मेंटल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, डिप्रेशन में तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स गो हैंड इन हैंड। बहुत कॉमन है डिप्रेशन में सेक्सुअल लो सेक्सुअल डिजायर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन सबका होना। तो अगर आप डिप्रेशन आपको है या एंजाइटी है तो आप उसका इलाज ज़रूर कराएं। तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं कई बार, अगर प्राइमरी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए। डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया अ फ्यू नेम्स ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, तो ये भी जानना चाहूंगी कि आर दे एडिक्टिव एंड शुड दे बी टेकन विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन या मेडिकल कंसल्टेशन के बिना भी लेने चाहिए या नहीं? देखिए, ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिकल सुपरविजन के बिना ट्रीटमेंट लेना। केमिस्ट से आप डायरेक्ट अप्रोच करके कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट्स डायरेक्ट दवा ले लेते हैं। तो हम तो पैरासीटामोल भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि विदाउट मेडिकल सुपरविजन लें, ठीक है। लंबे टाइम के लिए एक दो बार एसओएस ठीक है, आप ले सकते हैं। बट इसके अलावा अगर ये ड्रग्स आप ले रहे हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, तो ये बहुत हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर अगर आपको स्क्रीन नहीं करेगा, अगर देखेगा नहीं कि आपको कार्डियक कंडीशन तो नहीं है या कोई लंग की कंडीशन नहीं है और आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसका नुकसान होने का भी तो इससे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और ये जहाँ तक एडिक्टिव की बात है, कि एडिक्टिव तो बिल्कुल, इसमें एडिक्शन पोटेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, कई बार लंबे टाइम के लिए ये लेनी पड़ सकती है दवाइयाँ, क्योंकि एक, जैसे कि आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं या डायबिटीज़ की दवाई लंबे टाइम के लिए लेते हैं, वैसे ही ये दवाइयाँ भी आपको मेंटेनेंस के लिए कई बार लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ सकती हैं।